Hello students, in this video we discuss about the some uh, definitions related to the vectors, and we can say that about these the types of the definitions of different types of vectors, which is very useful to understand the mathematics of or algebra of vectors, okay, in many problems. तो ये लेक्चर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और यदि ये लेक्चर आपके समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि वेक्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो काफ़ी आसानी से आपकी हो जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट नहीं मिल रहे हैं मुझे, जिसके कारण बहुत दिनों के बाद फिर दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप कमेंट करें। और जिन बच्चों को मेरा व्हाट्सअप नंबर पता है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट जरूर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8979558902। ऑन द बोर्ड। चलिए तो हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो इसमें जो आपका टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, सम इम्पोर्टेंट definitions related to vectors, ओके। और इस केस में आप देखेंगे एक ऐसी स्पेशल डेफिनेशन आएगी जिसके कारण पूरे वेक्टर्स को, जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी कि हम जिनके पास डायरेक्शन होते हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए इंटरेस्टिंग है, देखें कैसे। चलिए सबसे पहले मैं जो डेफिनेशन इसमें लूंगा वो डेफिनेशन आपकी होगी, सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं हम वेक्टर। और वेक्टर की डेफिनेशन आपको बताई गई थी, इसलिए मैं उसकी डेफिनेशन पे ना जाकर उसका रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास आपको पता है कि मेनली टू थिंग्स होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको पता है कि ज्योमेट्रिकली किसी वेक्टर को ऐसे शो करते हैं, एक एरो लेते हैं जिसकी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है, और जो उसका हेड होता है ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। सपोज दिस इज ए बी, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर है आपका, ये कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू, आप इसे ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ए बी, और या कोई यानी वेक्टर आप ऐसे डिनोट कर सकते हो इसे ऐसे। क्लियर है ना। तो अब आप चलिए आगे, इसे टेल बोलते हैं इसका, और इसे बोलते हैं हेड। ये हेड हो गया आपका, और ये आपका हो गया टेल, और कंप्लीट वर्जन को बोलते हैं एरो। ओके, नाउ सी ऑन द बोर्ड, सेकंड डेफिनेशन इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वेक्टर के पास टू थिंग्स होती है। क्या क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर वो भी मेंशन कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, देखिए लेंथ ऑफ एरो, दिस विल बी ए। डायरेक्शन क्या है ये भी देखिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको, सिर्फ आप लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा, क्योंकि अभी तक ज्यादा रेस्पॉन्स आप लोगों का मुझे नहीं मिल पाया है। डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, फ्रॉम ए टू बी, ऐसे मेंशन कर सकते हैं आप, फ्रॉम ए टू बी। चलिए अब इक्वल वेक्टर्स में आप बताइए डायरेक्शन इक्वल से क्या मीनिंग है, ठीक है। तो यहां पर दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उसकी दोनों प्रॉपर्टी आपकी क्या हो, सेम। और दोनों प्रॉपर्टी सेम होने का मीनिंग है कि उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो हम ये कह सकते हैं एनी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B is known as
equal vectors is known as equal vectors if the magnitude and direction of both vectors is same. Okay, see, like this. Suppose this is vector A and this is vector B. देखिए क्या है यहाँ पर, इनके जो एरो की लेंथ है वो भी इक्वल है और जो डायरेक्शन है वो भी सेम है. सपोज दिस इज वेक्टर B. क्लियर है ना. तो वी कैन से दैट हियर वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर B. अब यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A, यदि आप कहे इसे और इसे आप AB कह दीजिए और इसे कह दीजिए आप CD, तो इंप्लाइज दैट आप क्या कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A, आप मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन हटा दीजिए, इक्वल्स टू B, है ना. एंड वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B. क्लियर ना. देखिए डेफिनेशन तो आप याद कर लेंगे, लेकिन इससे क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप न्यूमेरिकल्स में या प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से आपकी जो कंपटीशन लेवल्स पर प्रॉब्लम बनाई जाती है, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका IIT का हो, चाहे आपका NDA का हो और चाहे आपका SCRA का हो, तो इन सभी में जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है में इस तरह ही आपके कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स होते हैं. तो देखिए यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल गया कि यदि आपने कोई दो वेक्टर इक्वल शो कर दिए तो उस कंडीशन में उनकी लेंथ इक्वल होगी और उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम. तो इसका मतलब पैरेलल होंगे. तो आपसे यदि कहा जाए कि सपोज आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और कहा जाए कि सपोज शो कीजिए कि एक पैरेललोग्राम है वर्क विद वेक्टर अलजेब्रा, तो आपको वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो दिया गया है वो एक क्या है, आपका पैरेललोग्राम है. तो उस कंडीशन में आपको यही कंसेप्ट यूज करना होगा. यदि आपने वहां पर दो वेक्टर्स को इक्वल शो कर दिया तो आप देखिए कि आपकी जो दो साइड है उनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी और जो पैरेलल है तो पैरेलल से आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा कि वो एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए यदि आप दो वेक्टर्स आपके पास इक्वल है तो उसकी टू थिंग्स ये क्या होंगी, सेम होंगी. और यदि आपको टू वेक्टर्स को इक्वल शो करना है तो आपको ज्योमेट्रिकली पहले दिखाना होगा कि A इक्वल्स टू B और A पैरेलल टू B. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एक आपका एक पैरेललोग्राम है, ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया A B C and D. क्लियरली जब हमने पैरेललोग्राम कहा तो ये साइड आपकी क्या होगी, इसके पैरेलल हो गई, है ना, और इक्वल भी है. तो सिंस AB इक्वल्स टू CD in magnitude and AB parallel to CD, implies that both conditions are same. So we can say that vector AB इक्वल्स टू क्या होगा, नॉट CD, वेक्टर AB, A से B, तो इधर से कहां चलेंगे, D से C, इक्वल्स टू वेक्टर DC. ओके. तो आपने देखा कि यदि आपको इक्वल वेक्टर शो करना है तो आपको ये इस तरह करना होगा. ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको वेक्टर A से B की ओर चलना है या B से A की, मेंशन कर लीजिए जैसे भी आपको चलना है. हम B से A की ओर चल सकते हैं तो इधर से आपको C से D की ओर ही चलना होगा. तो यहाँ पर लगा दीजिए, मैंने A से चला तो यहाँ पर भी आप A से ही चलोगे. क्लियर है ना. तो ये था आपका इक्वल वेक्टर्स, तो जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके क्या होंगे, सेम होंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे. जस्ट अपोजिट है ये आपका होगा. नेक्स्ट में आपका अपोजिट वेक्टर्स. ओके. तो आप अपोजिट वेक्टर पर चलते हैं. तो अपोजिट वेक्टर से पहले मैं डिफाइन करूंगा एक निगेटिव वेक्टर को. ओके. तो निगेटिव वेक्टर डिफाइन करेंगे इससे पहले. तो देखिए क्या होगा, यहां पर नोट कर लीजिएगा. आई थिंक आपने नोट कर भी लिया होगा. तो चलते हैं निगेटिव वेक्टर.
देखिए कुछ डेफिनेशन मैं अपने से बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए सपोज करिए कि आपके पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए बी है ना, तो इसे वेक्टर ए से डिनोट कर दिया, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब आपको क्या करना है कि एक जस्ट अपोजिट वेक्टर आपको चाहिए, जस्ट अपोजिट वेक्टर आपको चाहिए, मतलब आपको इधर से इधर की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, ये वाला। तो ये सपोज कर लीजिए आपका क्या है, सी डी। तो आपको सी डी की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर देखिए कि सिंस सी डी इज इक्वल टू ए बी, है ना। देखिए मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। आप सी डी इक्वल टू ए बी लिखे, सी डी इक्वल टू बी ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देखिए बट डायरेक्शन अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन को हम शो करेंगे, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। देखिए पैरेलल भी है, सी डी पैरेलल टू ए बी, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम इसे लिख देंगे कि सी डी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस बी ए बी। उल्टा हो गया ना, तो जनरल इक्वल ऐसे होना था ना, तो ये आपका हो गया माइनस वेक्टर ए। तो दिस इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब चलता हूं मैं अपोजिट वेक्टर। अब आप देखिए ये वेक्टर सी डी कैसा है, इस वेक्टर ए के अपोजिट। तो क्या प्रॉपर्टी आई इसमें, प्रॉपर्टी क्या आई कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो एनी टू वेक्टर्स इज नोन एज अपोजिट वेक्टर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ओके, चलिए इसे इरेज कर देते हैं, फिर चलते हैं। Any two vectors, vector A and B, are known as opposite vectors if the magnitude of both vectors is same but direction is opposite। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया आपका। सपोज कर लीजिए आपका वेक्टर बी है, तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तो यदि आपको ये वेक्टर नोन है और इस वेक्टर को आपको फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सब कुछ अभी तक जो हो रहा है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है वेक्टर्स की, और ज्योमेट्रिकल जो डेफिनेशन हमें पता है उसी के बेस पर हम अभी तक जो कुछ भी है डेफिनेशंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कोई अभी आपको कोई एक्स्ट्रा कोई नया रूल नहीं बताया जा रहा है जिसे आपको याद करना पड़े। तो कंसेप्ट को समझिए और आगे चलते रहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए कुछ खास डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ जो आपको काम आएगी, तो बाकी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस भी नहीं है। न्यूमेरिकल्स के केस में जनरली बच्चों को पढ़ने से आ जाती है, बट मैं इनका मीनिंग बता रहा हूँ आपको। तो अब फोर्थ पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि इन वेक्टर्स को मैं इस वेक्टर को इधर से इधर ले आऊं, तो ये आपका होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए जरा यहाँ पर एक बात देखिए, मैं कनेक्शन बनाकर आपको टीच कर रहा हूं। वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट विल बी हेयर। तो अब इधर क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यदि ये आपके नंबर्स होते हैं, स्केलर नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका 3 इक्वल्स टू होता है 3, या आप ऐसे कह दीजिए 3 प्लस माइनस 3
इज इक्वल टू, तो आपसे पूछा जाए तो आप आंसर दोगे 0। क्या आंसर दोगे आप? देखिए जस्ट अपोजिट वेक्टर नंबर्स है ना, ये +3 ये -3, यहाँ पर भी ऐसा ही है ना, तो आपका आंसर होगा 0। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप यहाँ पर कहेंगे कि इसमें डाउट क्या है कि यहाँ पर भी आप 0 रख दो। क्लियर है ना? तो यदि मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो आप देखिए, जैसे यहाँ वेक्टर लगाया गया, ए से हम यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे, बिल्कुल सही है, इसे हम बोलते हैं 0 वेक्टर। बट प्रॉब्लम कहाँ है? अब आप डेफिनेशन पर आइए कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अब आप मुझे बताइए, मैग्नीट्यूड आपका ये हुआ यदि 1 सेंटीमीटर, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए सपोज 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर लाइन हो तो डायरेक्शन आपकी ये हो गई। 2 सेंटीमीटर है तो आपका ये हो गया, डबल हो गया। अब यहाँ पर जरा देखिए, जब मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा तो ये लेंथ की जो एरो है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? रिड्यूस होकर 1 पॉइंट। क्लियर है ना? और जो एरो होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो इसमें ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है। तो इसलिए यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर इस 0 वेक्टर की डायरेक्शन मेंशन कीजिए, क्योंकि इसका यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन शो नहीं कर सकते। और यदि हम डायरेक्शन शो नहीं कर सकते तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बट यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यदि दो फोर्सेस आपके पास है और अपोजिट डायरेक्शन में आप लाई करते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उनका नेट क्या होगा? 0 होगा। तो आपको 0 की जरूरत तो है, बट ये वेक्टर की डेफिनेशंस को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है ना? तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है आपका एक ये आपकी केवल और केवल एक मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है, इसकी कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस 0 वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ये मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यदि आप डिफाइन करें तो 0 वेक्टर को, तो क्या डेफिनेशन होगी 0 वेक्टर की? देखिए मैं एक सीरियल के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूं जिससे आपको रिमेंबर करने में आसानी है। तो 0 वेक्टर और नल वेक्टर। अब डेफिनेशन बताइए, नल वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। डायरेक्शन हम बता नहीं सकते। एनी वेक्टर क्वांटिटी is known as 0 vector if the magnitude of that vector quantity is 0. Okay, is 0. It is denoted by जीरो वेक्टर। ओके, 0 वेक्टर अब मैं नोट कर देता हूं, बट इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं थी क्योंकि बता दिया गया है। 0 वेक्टर has no physical significance it is only a mathematical requirement. Because its direction we cannot define
ओके, अब चलिए आगे, यहां तक आपका हो गया। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपकी और भी है, अभी मेन डेफिनेशन पे हम नहीं आए हैं, जिससे हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और तो उससे पहले भी एक दो डेफिनेशंस और भी है, उन्हें भी कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे, डेफिनेशन नंबर 5। देखिए, आपको डिटेल में नॉलेज दी जा रही है, अभी कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको काफी शॉर्ट में करा रहा हूँ। मैं काफी डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके कंपटीशन लेवल के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, और आप यदि नीट या आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उसमें काफी हेल्प मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी डेफिनेशन नंबर 5 इज कोप्लेनर वेक्टर। ये आप कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स भी आप कह सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स तो हो, चलिए ले लेते हैं पैरेलल में। चलिए, पैरेलल वेक्टर्स, अब मैं इनकी डेफिनेशंस आपको नोट ना करा के रफली वैसे ही बता देता हूं, ठीक है नहीं। तो पैरेलल वेक्टर क्या होंगे आपके, तो देखिए पैरेलल वेक्टर्स में क्या है आपका, तो देखिए पैरेलल वेक्टर्स में ये आपका एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। देखिए, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बट आप देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं। तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। ओके, तो पैरेलल वेक्टर्स कह दीजिए, आप ऐसे कह सकते हैं कोलिनियर। क्या कह सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर। एक ही लाइन के लॉन्ग होंगे तो कोलिनियर हो जाएंगे आपके। इसके बाद चलती है आपकी 6 डेफिनेशन, आप बुक से नोट कर सकते हैं यदि आप नोट करना चाहते हैं। तो कोप्लेनर, ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कोप्लेनर वेक्टर्स, तो आपने पढ़ा हुआ कोप्लेनर्स के लिए कि कोप्लेनर मीन्स होता है, देखिए यहां पर देखिए कोप्लेन, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो एक ही प्लेन पर लाई करने वाले सभी वेक्टर्स आपके क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका उसी पर चलता हूं मैं। आप जाए तो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स, यदि बहुत सारे वेक्टर्स आपके 2 एंड मोर देन 2 एक ही प्लेन पर लाई करते हैं तो वो सभी वेक्टर्स आपके कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। कैसे कोप्लेनर वेक्टर प्रूव किया जाए, इसका हम आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराएंगे, बट अभी वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में कुछ और डेफिनेशंस भी अभी पढ़नी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर आपकी, जो रिक्वायर्ड है और मस्ट है आपको करनी, क्योंकि उसके बिना आप वेक्टर्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो देखिए वो डेफिनेशन क्या है। चलिए, अब उसका नाम आता है यूनिट वेक्टर। ये 6 या 7 डेफिनेशन होगी आपकी, तो इसे देखिए आप, यूनिट वेक्टर। अब आप इसके नाम से तो जान गए होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इससे हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वो कंक्लूजन निकलेगा इसकी डेफिनेशन के बाद। क्लियर है? तो देखिए जरा यूनिट वेक्टर्स, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा यूनिट मींस 1। यूनिट मींस 1 मींस ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। तो एनी वेक्टर इज सेड टू बी any vector is said to be unit vector if the magnitude of that vector quantity
इज 1। ओके, अब आप देखिए इट इज डिनोटेड बाय taking a cap or the alphabetical letters। जैसे देखिए ए कैप, बी कैप, सी कैप, एटसेट्रा। तो हम यदि किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो उस वेक्टर की क्वांटिटी का जो सिंबल है उसके एरो को हटाकर उसके ऊपर कैप लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमें इसे डिफाइन करना है कि हम किसी यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर दैट इज, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, ठीक है ना, और ये वेक्टर क्वांटिटी आपकी हो गई ये। अब इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड आपका 5 है। तो यदि आपको एक यूनिट वेक्टर की रिक्वायरमेंट है और आपको इसका एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड 1 करना होगा। और 1 करने के लिए यदि इसका मैग्नीट्यूड आपका 5 है तो आपको इसे कितने से डिवाइड करना होगा? 5 से। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए। मोड ऑफ वेक्टर ए, नॉर्मली आप ऐसा कुछ नहीं है कि यदि हम कहे कि इसका मैग्नीट्यूड ए है तो आप इसे ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका, देखिए यूनिट। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिए यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी के से रिलेटेड आपको यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी टू द मैग्नीट्यूड। तो उस वेक्टर क्वांटिटी का उसके मैग्नीट्यूड के साथ जो रेशो होगा वही आपका क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। अब आप देखिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर है ना? अब चलिए डाउट करिए। यहां से आप देखिए व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर ए। वेक्टर ए इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए क्या। क्लियर है? यहां पर देखिए ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड। अब आप एक चीज तो जान ही गए होंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो यदि आप इसकी मल्टीप्लाई किसी भी क्वांटिटी से करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसके पास डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन को जरूर डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो डायरेक्शन इस वेक्टर ए की है वही डायरेक्शन आपकी इसकी भी तो है यूनिट वेक्टर की, क्योंकि आपने इसी को तो डिवाइड करके बनाया। तो यानी कि ये मतलब हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन का काम होता है, मैग्नीट्यूड इसके कारण अनइफेक्टेड रहता है। तो अब आप देखिए इसे हम सिंपली यूज कर सकते हैं कि डायरेक्शन के लिए हम इस नोटेशन को यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यही आपकी डेफिनेशन थी और यही आपका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ इफ यू वांट टू एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन मैथमेटिकल नोटेशन, for this we have requirement of magnitude and its unit vector। तो अब आपको यूनिट वेक्टर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस को शो करने के लिए आप किस यूनिट वेक्टर को चूज करोगे। तो अब बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती है कि आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसमें इनफाइनाइटली ओरिएंटेशंस आपके होंगे। तो सभी डायरेक्शंस के लिए यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि आपकी जो रियल स्पेस है उसमें आपकी मैक्सिमम 3 डायरेक्शंस होती है, एक्स एक्स, वाई एक्स एंड
जेड डायरेक्शन। तो यदि हम अपने जो यूनिट वेक्टर है उन 3 डायरेक्शंस में डिफाइन कर दे, तो उन 3 डायरेक्शंस की हेल्प से आप सभी डायरेक्शंस के को फॉर्म कर सकते हो उनके कॉम्बिनेशन से। जैसे देखिए, यदि मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर जाना है, तो आप एक्स एक्स के लोग यहाँ पर चलिए और वाई एक्स के लोग यहाँ पर चलिए। देखिए डायरेक्शन तो 2 ही आई ना, बट मैग्नीट्यूड का चेंज आया ना। तो मैग्नीट्यूड आपके पास अवेलेबल है, बट डायरेक्शन आपकी ऑलवेज 2 ही होगी। यदि आपको स्पेस में कहीं जाना है तो आप एक्स के अलोंग चले, फिर वाई एक्स के अलोंग, फिर जेड एक्स के। यहाँ पर जाना है तो एक्स वही रहा, वाई आपका ये हो गया और जेड आपका ये हो गया। तो एक्स वाई जेड जो भी आपकी वैल्यूज होगी उन्हें आपको ऑलवेज रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायरेक्शन की जरूरत होगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड। तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं कि और केवल 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो यहाँ तक आपके सिलेबस में होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर चलिए बाबा, थोड़ा वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी पर बने रहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं डिफाइन करूंगा आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखिए जरा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे। ये आपका सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis and this is z axis. In this direction we take unit vector I cap, in this direction we take unit vector j cap, and in this direction unit vector is k cap, है ना। तो ये आपके यूनिट वेक्टर्स हो गए। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी यूजिंग दिस कंसेप्ट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and share to your friends. Okay, if you have any doubt, please comment on YouTube or my WhatsApp number 8979558902. Okay, thank you.